दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जो जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी क्लास को ध्यान से देखो और बीच बीच में जो मैं ट्रिक्स बताऊं, जो जो चीज़ें बताऊं उनको आप नोट कर लो, जिससे कि एग्जाम के टाइम उसको रिवीजन करके जा सको। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में आपको लगते हैं और एग्जाम में आपको शॉर्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है। तो अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं अपन लोग। कि आपको पैटर्न पता ही है, मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप 25 में से 25 अपने टारगेट को पूरा कर सकें गणित में, और नेगेटिव मार्किंग से बच भी सकें, जिससे सही सवाल आप सही करें। साथ के साथ आपने अगर हमारे परिवार को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि हर तरह के बैचेस पर शानदार डिस्काउंट चल रहा है। अगर यहां पर उपस्थित कोई भी स्टूडेंट अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है तो 26 तारीख तक हमारी एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहा है, और अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऑफर अब एंड होने जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी डाउनलोड करके इस ऑफर का फायदा उठाएं, जहां पर आप गणित का पूरा फाउंडेशन आप ले सकते हैं, जिसमें पूरी गणित को बेसिक से पढ़ाया गया है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप सीख सकते हो, और इससे बेहतर बैच पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के बाद ना कोई किताब खरीदनी है ना कुछ खरीदना है आपको। ठीक है, इसी तरह से आप सारा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ये भी ऑफर प्राइस में आपको 26 तारीख तक मिलेगा। 5 के 5 फाउंडेशन मात्र 1199 में हर सब्जेक्ट के फाउंडेशन मिलेंगे। और आप सभी लोगों को पता है 22 तारीख को मैंने आप लोगों के लिए टारगेट बैच भी लॉन्च कर दिया है। जिस बच्चे को फाउंडेशन नहीं करना, जिस बच्चे को 2026 के लिए अपनी सब्जेक्ट को सॉलिड करना है, जिसमें पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, जीके में नहीं लाए जा सकते, साइंस में नहीं लाए जा सकते, थोड़ा कम रहता है, थोड़ा रिस्क रहता है उनमें, लेकिन आप गणित और रीजनिंग में ला सकते हो, तो मैंने 100 डेज का टारगेट बैच 2026 के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसकी क्लास 3 दिसंबर से शुरू है एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक ये बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो प्राइस यहां है ये लॉन्चिंग प्राइस है, ये 9 तारीख तक रहेगी, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और ये एवरेज स्टूडेंट की पहली पसंद है, चाहे आप रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्जाम किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये बैच आपके पॉकेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 100 डेज टारगेट का मैथ रीजनिंग का कॉम्बो लेना चाहते हैं, वो मात्र 399 में मिलेगा आपको, मात्र 99 रुपए के साथ पूरी रीजनिंग का आपको पूरा मिलने वाला ये 100 डेज टारगेट बैच। तो आप हमारे साथ 9 दिसंबर से पहले तो ये प्राइस रहेगी, उसके बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको इवेंट में भी बताया। तो आपको अपना डिसीजन लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है मेरे भाई, और क्रैश कोर्स और ये सब चीज़ें चली रही हैं। नए पैटर्न के टेस्ट मैंने अपडेट कर ही दिए हैं आपके अपने एप्लीकेशन पर, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 99 में आपको टेस्ट मिल जाएंगे नए पैटर्न वाले। जो भी नया पैटर्न है ना सेक्शन वाला, वो मैंने अपडेट उसी दिन कर दिया था जिस दिन आया था। ठीक है, तो आप ले लेना। और आपको पता ही है जो हमारी क्लासेस चलती हैं क्रैक द ग्रुप डी के लिए, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो हमने अभी नया पेपर हैक चालू किया है, 3 बजे मैथ होगी, उसके बाद 4 बजे जीके और 6 बजे अपनी रीजनिंग, और सुबह 9 बजे साइंस हो जाती है। ये क्विक ट्रिक एग्जाम अपने चैनल पर होती है, क्विक ट्रिक एग्जाम पर। और जो 3 बजे वाली क्लास है ये इसी चैनल पर होती है, मेन चैनल पर। मेहनत चल रही है लगातार यार, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हम तो। ठीक है, और टॉपिक वाइज तो करा ही रहा हूं। ये पेपर हैक्ड आपका चल ही रहा है लगातार। ठीक है, इसकी 21 तारीख से शुरू हुआ है, लगातार सेशन आपके चल रहे हैं, तो आप इसको फॉलो करो लगातार, हर एक सेट देखो आप। ठीक है, क्लियर है? अब टॉपिक शुरू करते हैं और तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, और फोकस यहीं पर बनाकर रखना। चलिए अब डिले नहीं करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिएगा, सेक्टर्स की बात करते हैं कि ये सेक्टर बनते कैसे हैं, और आपको क्या वाकई में नॉलेज है क्या कि सेक्टर होता क्या है। कई बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं है कि सेक्टर क्या होता है। अगर आप इस व्रत की बात कर रहे हैं और इस व्रत को अगर आप इस व्रत की बात कर रहे हैं और इस व्रत के बारे में अगर हम और जानकारी आपको बात करें, तो हम यहां बात करते हैं इसके सेक्टर की, है ना। अगर मैंने ये व्रत बनाया और इस व्रत का हम जानते हैं कि ये केंद्र होता है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड क्या होता है और व्रतखंड क्या होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है और व्रतखंड क्या होता है, कई बच्चों को इसी में ही मेजर डाउट रहते हैं। आपको पता है कि ये एक ऐसा चीज है जो केंद्र कहलाता है।
केंद्र वृत्त की परिधि से, मतलब केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है। उस दूरी को क्या कहा जाता है, आप कोई बता सकता है आप में से? उस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं हम उस दूरी को। और ये त्रिज्या एक पिज्जा का हिस्सा, आप समझ रहे हैं? अगर मैं इसको एक पिज्जा की स्लाइस बना दूं, तो अगर मैं ये कहता हूं मैंने ये थीटा कोण से इस स्लाइस को देखा है, तो ये वाला जो मेरा पूरा खंड है, ये वाला ब्लू वाले पोर्शन को मैं अगर हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये मेरा जो पूरा खंड है, जो त्रिज्या से बना हुआ खंड है, ये वाला हिस्सा ही मेरा क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। और आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। इसी थीटा कोण पर, इसी थीटा कोण पर बनने वाला किसी वृत्त का एक भाग, उसको त्रिज्याओं से काटकर अगर बनाया जाता है, ऐसे पिज्जा की स्लाइस है और ऐसे अलग कर दिया ये टुकड़ा, यानी कि सर अलग करने का मतलब ये टुकड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, ये टुकड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये आपका O केंद्र है और ये आपकी त्रिज्या है, और आपने इस टुकड़े को इस तरह से निकाल दिया और ये थीटा कोण बन रहा है। ये आपका केंद्र O है, ये आपकी R है और ये आपकी R है। ये जो हिस्सा निकला है, इस हिस्से को त्रिज्या खंड बोलते हैं, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो कई सारे बच्चों के दिमाग से पहले तो ये डाउट क्लियर करना था मुझे कि त्रिज्याखंड होता क्या है। त्रिज्याखंड कैसे समझ पाते हैं? क्योंकि रेडियस का एक पार्ट है जो आप अलग करके रख दे रहे हो, वो आपको त्रिज्याखंड बनाकर दे रहा है, ठीक है? क्या बनाकर दे रहा है? त्रिज्याखंड बनाकर दे रहा है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर फिर ये वृत्तखंड क्या चक्कर है? वो भी सब मैं बताऊंगा, पहले हम त्रिज्याखंड के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरा ये पूरा वृत्त है, पूरा सर्किल है, इस केंद्र पर, इस पूरे केंद्र पर बना कोण कितना है? इस पूरे केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है? अगर कोई आप पूरा एक सर्किल बनाओगे, पूरा एक वृत्त बनाओगे, तो उस वृत्त पे, उस सर्किल पर केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है? उस सर्किल पर केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है? एंगल होता है सर 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री का अगर एरिया, मतलब वो है कोण है, तो उसमें आपका जो एरिया हो रहा है, वो पूरा एरिया कितना कवर हो रहा है? आपका पाई आर स्क्वायर। तो कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखना कि अगर आप किसी एक पूरे वृत्त को ले रहे हो और उसके क्षेत्रफल की बात आप कर रहे हो, तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। हम यहां बात कर रहे हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने की बात आती है, तो कैसे निकालूंगा गुरुजी, ये तो बता दीजिए आप। कभी कभी ये निकलना नहीं आता बच्चे से, तो मैं कहूंगा कि पूरा सर्किल मेरा 360 डिग्री बना रहा है और 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है? अच्छा, 1 डिग्री का कोण अगर मैं बनाऊं, तो 1 डिग्री कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? तो 1 डिग्री सर पाई आर स्क्वायर बटे 360 कवर करेगा। और अगर मुझे थीटा डिग्री वाले इस त्रिज्याखंड का एरिया निकालना है, इस वाले हिस्से का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालता हूं बताओ? तो सर एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? थीटा कोण है, तो थीटा कोण पर बना हुआ वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा? इनटू थीटा। तो नोट कर लीजिए, पहले तो आप नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए कि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। और किस एंगल पर आपको क्षेत्रफल निकालना है? वो कोण यहां है, और ये कोण क्या है? ये त्रिज्याओं के बीच में जो बना हुआ कोण होता है, ये वो कोण है, वो एंगल है। ये आपको मेरी बात समझ में आ गई? और ये एंगल डिग्री में होगा। ये एंगल किस में होगा? ये एंगल डिग्री में होगा, ठीक है? ये एंगल किस में होगा? ये एंगल डिग्री में होगा। ये बात आपको क्लियर है क्या यहां तक? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो ये जो क्षेत्रफल निकल कर आया, ये किसका क्षेत्रफल है? ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल है? यह त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। नोट कर लीजिए पॉइंट को। पॉइंट क्लियर है? हाँ, पॉइंट क्लियर है भैया? क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या होगा सर? आगे क्या होगा? आगे अगर मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया और सेम मैंने वही बात फिर से आपसे करी कि इस वृत्त का अगर मैं एक सेंटर बना देता हूं, केंद्र बना देता हूं, और इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? इस केंद्र पर कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री के कोण पर इस वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी?
क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वृत्त है ये एक तरीके से क्या है, आर की तो है। हम कंपास ऐसे लेते हैं, हम यूं ही तो बनाते थे बचपन में कंपास से। तो अगर मैं ये बात करना चाहूं कि अगर आप चाप की लंबाई की बात कर रहे हो, अगर आप सर चाप की लंबाई की बात कर रहे हो, तो चाप की लंबाई यानी कि आर्क लेंथ की बात आप कर रहे हो, तो आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये 2 पाई आर तब है, कब है ये 2 पाई आर, बताओ। ये 2 पाई आर तब है महाराज जब जब आपका एंगल जो है वो 360 डिग्री है। तो अगर मैं बोलता हूं कि एक त्रिज्या खंड मैं आपके लिए बना रहा हूं, वही थीटा कोण वाला, सेम वही वैसा ही त्रिज्या खंड है जिसका कोण थीटा है, तो इसकी चाप की लंबाई कितनी होगी, इतना मुझे बता दो बस। यानी कि इस चाप की लंबाई कितनी होगी। अब मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाले ए और बी जो मैंने चाप माना है उस चाप की लंबाई की बात कर रहा हूं, कितनी होगी अगर थीटा कोण बना हुआ है तो देखो सर 360 डिग्री का मतलब 2 पाई आर होता है, 1 डिग्री का मतलब 2 पाई आर/360 होता है, और थीटा का मतलब कितना होता है, थीटा का मतलब हो जाएगा सर जी 2 पाई आर/360 गुणा थीटा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, बताएं यार, मजा तो तभी आएगा कि सर जी अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो मैं कहता हूं ए बी चाप की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई किसी सेक्टर या किसी त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं तो वो होगी 2 पाई आर, 360 का भाग दे दो और थीटा से गुणा कर दो। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो यहां तक। अभी तक मैंने आपको दो चीजें लिखाई है, मैंने आपको लिखाई है चाप की लंबाई लिखाई है त्रिज्या खंड की, और मैंने आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखाया है। आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट या किसी तरह की समस्या तो नहीं है। अब मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ विचार आया कि गुरुजी, हां जी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को को आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर से डिवाइड करने पर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² / 360 गुणा थीटा, 2 πr/360 गुणा थीटा। तो यहां से देखिए एरिया और चाप की लंबाई बराबर क्या आ गया सर जी, हाँ जी, बात क्या है, 360 से 360 चली गई, ठीक है, और 1/2 का 1/2 रह गया और एक रेडियस रह गई। तो यहां से क्षेत्रफल और आपके चाप की लंबाई के बीच में जो संबंध होता है ना वो बहुत क्लियर हो गया। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है और चाप की लंबाई के बीच में संबंध है वो एरिया बराबर 1/2 LR होता है। थीटा का कोई काम ही नहीं है क्योंकि थीटा थीटा से कट गया, पाई पाई से कट गया, 1/2 रह जाएगा और आर का आर रह जाएगा, और एल ये रहा। आर्क लेंथ को हमने क्या माना, एल माना है, इसको हमने एरिया को ए माना है, तो एरिया बराबर 1/2 LR। इसको भी नोट कर लो, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, पेपर में इस पे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं और आप लोग इससे पीछे ना रहे इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। तो हमने अभी जो पॉइंट समझा है वो एरिया ऑफ सेक्टर समझा है, और एरिया ऑफ सेक्टर पर हमने पूरी थ्योरी समझ ली है। तो अब लोग, आप में से कितने लोग तैयार हैं प्रश्नों को करने के लिए, अब रेडी हैं आप सभी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। इस पर क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में और सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं और क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर। सर एल कहां से आया, एल चाप की लंबाई मानी है ना, ये चाप की लंबाई होती है, ये जो मैंने बताई ना इसको एल मान के चलो, उस त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला यहां पर, ये क्षेत्रफल अंदर वाला हिस्सा होता है और ये जो बाउंड्री होती है ए बी, ये चाप की लंबाई है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जामा पहनाने वाले छात्र जामा पहनाना शुरू करें।
वृत्त की परिधि दी हुई है और वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण का माप दे दिया 60 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बात ऐसी है, वृत्त की परिधि है 2 पाई आर और यहां से क्या निकल जाएगा? हमारा आर निकल जाएगा, हम वही निकाल रहे हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर निकालने के लिए मैंने देखा कि 44 से कट गया 3 बार और 7 या 21 आपका निकल कर आ चुका है। 21 सेंटीमीटर आपका क्या निकल कर आ चुका है? त्रिज्या निकल कर आ चुकी है, रेडियस निकल कर आ चुकी है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर 21 निकल कर आ चुकी है, अब मेरे को तो काम क्या करना है? मेरे को तो कुछ नहीं करना, हमें तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और वैसा सेक्टर, कैसा सेक्टर? जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 हो और 60 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो थीटा की वैल्यू तो यहां 60 डिग्री है ना, यानी कि जो आप निकालोगे रेडियस 21 से, हालांकि मेरे को पता है 1386 होता है, बट आपके लिए तो नहीं पता ना आपको, तो 21 × 21 बटे 6 कर दो। ये 6 कहां से आया? 60 से कटने पर, बस सॉल्व हो गया। और क्या, 7 × 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा 11 बार, 231 आंसर आ चुका है। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, आपने लगा दिया। ठीक है भैया, आप में से कोई भी बच्चा गलत नहीं कर सकता अगर आप जानता है तो कि भाई करना कैसे है। अब कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि 60 डिग्री था तो बस रेडियस निकाला, पुट कर डाला, आंसर निकाल डाला। 60 डिग्री बटे 360 1/6 होता है, 1/6 करना है। अब मैं आपको कुछ चीजें और सिखाना चाहता हूं जो आपके काम की आएंगी पेपर में आपके। सर जी क्या हम इसका रेशो बना लें क्या? हाँ, जैसे कि मान लो आप हमेशा थीटा बटे 360 ले रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूं पेपर में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? अगर थीटा 15 डिग्री होता है तब क्या करोगे? थीटा 30 डिग्री होता है तब क्या करोगे? थीटा 60 डिग्री होता है तब क्या करोगे? थीटा 45 डिग्री होता है तब क्या करोगे? थीटा 90 डिग्री होता है तब क्या करोगे? थीटा आपका 75 डिग्री होता है तब क्या करोगे? तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो आपको क्या आना चाहिए? आपको टेबल आना चाहिए कि अगर एरिया आपका ए है तो अगर 15 डिग्री है तो क्या करोगे? 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। क्या करोगे? एरिया बटे, अगर थीटा बटे 360 ही तो करना है तो ए बटे 12, तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर बटे 12। अब देखो यहां 60 डिग्री है तो ए बटे 6, तो मैंने वही किया। अगर मुझे डायरेक्ट पता होता तो मैं डायरेक्टली 1/6 कर देता, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, बस वो शॉर्टकट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 45 डिग्री ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? a बटे 8। 90 ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? a बटे 4 ना। तो ऐसे करना होता है, बस ये डायरेक्ट दिमाग में रखने का तरीका है, वो आप रख सकते हो। सर एएलपी का एग्जाम कब तक हो सकता है वो आपको कल बताऊंगा मैं, सटीक न्यूज। मैंने सबसे पहले नोटिस किया, लोग मेरे को कहना और फिर, अरे भाई सबसे पहले लेकर आता हूं और ऑथेंटिक लेकर आता हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताना एक बार, अगला करके बताना आंसर आता है क्या आपका, और कैसे करना है मैंने वो शॉर्टकट सिखाया, वो भी एक बार लगाकर चेक कर लेना। एक वृत्त की जो परिधि है वो 2πr है, 2πr बराबर 176 है। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 176 है। 11 से काटा मैंने 2 बार, 11 एकम 11,
11 छिंग 66, आर बराबर कितना निकल कर आ गया 28। मैं समझ गया कि भाई पाई आर स्क्वायर बटे मेरे को 8 करना है। अब आप मेरे से खुद पूछिए कि 8 क्यों डिवाइड किया मैंने, पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ भाई 8 क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि मैंने 8 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 45 डिग्री है, और मैंने अभी आपको शॉर्टकट के थ्रू बताया भी था कि भाई 45 डिग्री का अगर आप लेते हो तो आप बटे 8 कर सकते हो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर में। तो बस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 गुणा 28 और बटे 8। तो देखिए 8 7 56 होता है, 2 बार चला गया 11, तो 308 आंसर आ रहा है हमारा, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला करिए भैया, आराम से करना, ठीक है। चलो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाप द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि चाप की लंबाई दी हुई है। अब ये कौन कर सकता है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया बराबर होता है 1/2 LR। एल क्या है, चाप की लंबाई, आर आपकी रेडियस है, एरिया निकालना है। क्या बात है सर, 35/4, 4 अट्ठे 32, 3 8.75। ठीक है, अगला करो। अब 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित है। तो मैं भी यहाँ खेल खेल जाऊंगा, एरिया बराबर 1/2 LR। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ थीटा वीटा का कोई काम ही नहीं है, तो आप टेंशन फ्री होकर आंसर दीजिए। ए बराबर 1/2 LR, यानी कि L आपकी 15 है और R आपकी 10 है, तो 75। कैसा महसूस हो रहा है क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, कैसा फीलिंग आ रहा है। एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का उस वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात दे दिया, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का उस वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात दे दिया। तो क्या यहां से आपको थीटा का पता चल गया, मेरे को लग गया 90 डिग्री है। और बताओ आप भी ये सोच सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि A/4 हो जाता है तो 90 डिग्री वाला एंगल बन जाता है। अगर ये क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का 616, तो त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा। तो यहां आप ये कह सकते हो कि पाई आर स्क्वायर अगर आपका 616 है, अभी तो मैंने चार्ट आपको पढ़ाया नहीं है, जो कि मैं कराऊंगा अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। तो यहां से आराम से आप आर निकाल लो। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, और 2 से काट दिया मैंने कितनी बार, कितनी बार आ गया 28 बार। तो आर बराबर कितना हो गया 14।
आर बराबर 14 होता तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाता है, तो 2 × 22/7 गुणा आर। तो यहां मेरा 88 आ रहा है। अब ये 88 क्या है, ये 88 त्रिज्या खंड का परिमाप है, लेकिन हमें तो चौथाई हिस्सा चाहिए, तो 22 आंसर आएगा, है ना भाई। तो त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। सबर करो। अब यहां आ गया हमारे पास 22, लेकिन ये 22 क्या है, यही तो खेल है सर। क्योंकि जब हम त्रिज्या खंड के परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप में क्या आ जाता है, ये सेंटर हो गया, ये आपकी चाप की लंबाई हो गई। तो अभी जो आपने ये 22 निकाला, ये चाप की लंबाई निकाली है। परिमाप क्या होती है, परिमाप वो स्थिति होती है कि इसके इस केंद्र से चलते हुए यहां होते हुए दोबारा से उसी पर चलकर आना, यानी कि परिमाप निकालते वक्त आर के दोनों कंपोनेंट भी जुड़ जाते हैं। इसलिए आपके आंसर में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन पेपर में 22 भी होता। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी, 14 दूनी 28, तो 28 और 22 आपका आंसर कितना आ गया, 50। तो 50 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या खंड का परिमाप हो जाएगा। प्लीज छोटी से छोटे पॉइंट को भी दिमाग में रखना। आपको अच्छा लग रहा है ना, ये मुझे बताते जाओ, समझ में भी आ रहा है ना, ये भी मुझे बताते जाओ कि परिमाप में क्या फर्क है और चाप की लंबाई में क्या फर्क है। चाप की लंबाई केवल परिधि परिधि की हिस्सा होती है, ये केवल परिधि का हिस्सा होती है चाप की लंबाई, लेकिन परिमाप क्या होता है, पूरा। अगर आप एक त्रिज्या खंड का हिस्सा ले रहे हो तो उसकी हर एक भुजा से होते हुए चलना है और केंद्र पर वापस आ जाना है, केंद्र से शुरू होकर। तो ये लॉजिक बहुत काम का भी है और बच्चे यहां फंस भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप एक बार करके दिखा सकते हो क्या मुझे, सोचो करो आगे बढ़ो। एक चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई L बराबर आपका 11 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें केंद्रीय कोण का माप निकालना है। तो देखो भैया, खेल खत्म कर देता हूं 2 मिनट में। यहां से मैं एरिया निकालना चाहूं ना तो 1/2 LR आ जाएगा मेरा। पर एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हो क्या, हाँ और क्या। तो यहां से देखिएगा कि L हो गया 11 और आपकी ये R हो गई 14। तो एरिया जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 77। और यही एरिया आपका किसके बराबर है, πr² θ/360 के। और यहां से हमें थीटा निकालना है सर, अभी निकालते हैं गुरुजी। आपकी जो रेडियस 14 हो जाएगी, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा 616। तो अब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 77 से ये कट जाएगा, 8 बार, तो थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। कैसा लगा? ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, करो चलो होमवर्क दे देता हूं इसको, चलो आपको ये होमवर्क में करना है। ये वाला 7वां क्वेश्चन अभी कमेंट में आंसर देना है इसका, सेम टाइप का है। केंद्रीय कोण क्षेत्रफल दे रखा है, आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। हाँ, क्योंकि जो हो सकते हैं वो दे रहा हूं। त्रिज्या का पता लगाइए अगर क्षेत्रफल दे रखा है और केंद्रीय कोण दे रखा है, ये भी होमवर्क में कर सकते हो। हाँ भाई, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया उससे होमवर्क में होंगे बस। अब चाप की लंबाई निकाल दो, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करने हैं, ये मजाक में नहीं कर रहा हूं। एक चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण इतना है और त्रिज्या इतनी है, आराम से करते हैं। देखो
मैं आपको बताया चाप की लंबाई पूछी गई है केवल, तो केवल आपको किससे मतलब है, 2πr बटे 3 से। अब ये मत पूछना कि बटे 3 क्यों आया, क्योंकि 120 डिग्री का डायरेक्टली अगर आप 360 निकालोगे ना तो 1/3 ही आएगा, खेल खत्म हो गया बस। 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू 63 और बटे 3 पहले से ही है, तो 21 से काट दिया आपने 3 बार, 66 दूनी 132, खेल खत्म। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी और उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। जो पॉइंट मैंने आपको बताए उन्हें आपने नोट भी कर लिया होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से रेगुलर रिवीजन आपको मैं देता रहूंगा और ग्रुप डी में हम पूरे मार्क्स लाने के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जहां पर 3 बजे मैं आप लोगों को पेपर हैक्ड करवा रहा हूं, इसी तरह से मैंने जैसा कि वादा किया कि चाहे मुझे रिकॉर्डेड आपको देना पड़े, चाहे मैं आपको पहले से रिकॉर्ड करके दूं, लेकिन जो मैं टॉपिक वाइज चीज़ें दूंगा ये ज़रूर आप करनी है आपको रेगुलर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना, जान लगाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो मेहनत है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो लाइक करना मत भूलना, ये कंटेंट बहुत यूजफुल है, आपको यूजफुल ही लगेगा। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों को बता दिया है मैंने कि भाई 3 बजे अपना ये चल रहा है और आप हमें 100 डेज टारगेट बैच में आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में, जो कि मैंने ऑफर प्राइस ये 9 तारीख तक ही है, 3 तारीख से अपना बैच शुरू हो जाएगा और ये लॉन्चिंग प्राइस है, भरोसे की कीमत है। जिनको पता है कि मैं कुछ अच्छा ही करूंगा उनको पता है कि जुड़ने से फायदा ही मिलेगा। कॉम्बो में भी जुड़ सकते हो क्योंकि लक्ष्य सर बहुत ही गजब की रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं और मैं आपको गजब की मैथ पढ़ाने वाला हूं। और 100 डेज का टारगेट हमने लिया भी इसलिए है जिससे कि आप अगर एवरेज हैं तो आप टॉपर बन सकें। तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही जुड़ना इस बैच में। ठीक है, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे कोई भी बैच अगर आप ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि और फाउंडेशंस पर भी ऑफर चल रहा है 26 तक। तो दोनों ही फायदे हैं, आप इसका फायदा उठाओ, हमारी एप्लीकेशन से पूरी टॉप तैयारी करो। क्रैश कोर्स आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो और नया वाला तो अब 2026 के लिए है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव। और हमारे मैथ फाउंडेशन से जुड़ सकते हो, कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हो और अन्य सभी बैचेस से आप जुड़ सकते हो। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। टेस्ट सीरीज मैंने नए पैटर्न की अपडेट कर दी है, मैंने आपको बता दिया था उस समय ही, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो मात्र 99 रुपीज में। तो आपके पास मौके ही मौके हैं, बस आपको पढ़ना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है हर एक चीज की, आपको हर सेट की पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्लासेस की जो पीडीएफ है आप इनके क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो कवर इनको। ठीक है मेरे भाई, तो आप हमारे कोई भी अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाओ, जिससे कि अगली क्लास आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो, अगर ये क्लास आपने मिस कर दी तो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।